बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारा क्या चल रहा है? एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़। ठीक है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में 5 पीरियड होते हैं हफ्ते में, रोज़ाना एक दिन का एक पीरियड 40 मिनट का। तो इसमें एक दिन आपको, हमने यहाँ 5 टाइप की चीज़ें डिफ़ाइन की हुई हैं नशोनुमा के लिए। सबसे पहले हमने बात की थी आपसे समाजी नशोनुमा पर, और दूसरे नंबर पे हमने बात की थी आपसे लास्ट टाइम जज्बाती और नफ्सियाती नशोनुमा। आज तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे ज़हनी नशोनुमा पर। और चौथे नंबर पे हम बात करेंगे अगले पीरियड में जिस्मानी नशोनुमा पर। और आखिरी में हम बात करेंगे अखलाकी और मजहबी नशोनुमा पर। ठीक है, आइडिया हमारा ये है कि हफ्ते में 5 पीरियड लिया करेंगे एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में। रोज़ाना एक पीरियड होगा। पहले दिन पीर के दिन हम सोशल डेवलपमेंट पे काम करेंगे, दूसरे दिन हम बच्चों की जज्बाती और नफ्सियाती नशोनुमा पे काम करेंगे, तीसरे दिन बुध वाले दिन ज़हनी नशोनुमा पे काम करेंगे, जुमेरात वाले दिन जिस्मानी नशोनुमा पे, और आखिरी दिन जुमे के दिन अखलाकी और मजहबी नशोनुमा। आज का हमारा जो फोकस टॉपिक है वो है ज़हनी नशोनुमा। ठीक है, इसको हम एजुकेशन की दुनिया में या ज़बान में कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, स्कूल में बच्चा जब आता है ना तो ज़्यादातर फोकस लोगों का यही होता है कि उसे भेजा किस लिए गया, ताकि उसकी ज़हनी नशोनुमा हो। नॉर्मली हमारे यहाँ भी लोग कहते हैं भाई तालीम भी होनी चाहिए और तालीम के साथ साथ तरबियत भी होनी चाहिए, यानी उनका दिमाग यहाँ होता है, बच्चों का दिमाग बने और बच्चों की तरबियत हो। ये 2 चीज़ें लोग सोच रहे होते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तालीम भी हो और तालीम के साथ साथ तरबियत भी। जब वो कहते हैं तालीम भी हो तो उनकी डिमांड क्या होता है? बच्चा क्या हो? ज़हीन हो, तेज़ हो, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी हो, इसलिए हम भेजते हैं स्कूल। ठीक है, अब सवाल ये है कि ज़हनी नशोनुमा कैसे की जाए बच्चों की। आपके यहाँ नर्सरी से लेकर 10वीं क्लास तक के स्टूडेंट्स हैं, छोटे भी हैं बड़े भी हैं, तो उनको आप कैसे हैंडल करेंगे, और वो कौन कौन से शोबे हैं या वो कौन कौन सी फील्ड हैं जिस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। ज़हनी नशोनुमा का ये जो पीरियड है ये क्लासरूम में ही होगा। इसके लिए आपको उन्हें मैदान में लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको उन्हें किसी ऑडियो विजुअल रूम में ले जाने की ज़रूरत नहीं है। ये पीरियड आप 40 मिनट का क्लास में ही लेंगे। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये कि इसके लिए कोई सामान चाहिए होगा बाज़ औक़ात, और सामान की जो ज़रूरत पड़ेगी वो प्रिंटिंग मटेरियल भी हो सकता है। ठीक है, यानी आपने अगर कोई एक्टिविटी करानी है ज़हनी, तो बच्चों को पेपर बांटने पड़ेंगे प्रिंट करके, कि जिसमें हर बच्चे के पास एक पेपर हो और वो उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा हो। तो कभी ऐसा होगा कि एक्टिविटी का ताल्लुक़ प्रिंटिंग मटेरियल से होगा, और कभी ऐसा होगा कि एक्टिविटी का ताल्लुक़ प्रिंटिंग मटेरियल से नहीं होगा, बस बोर्ड पर आपने एक प्रॉब्लम लिखा और सब बच्चे उस प्रॉब्लम पे सोच रहे हैं, गौर कर रहे हैं, उस पर बात कर रहे हैं। ठीक है, 2 मोड हो गए। तीसरा मोड ये हो सकता है जो मटेरियल चाहिए वो
आपकी जो मोबाइल डिवाइसेस हैं, ठीक है जी, तो बच्चों को इस मोबाइल डिवाइसेस पर हम डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम इंस्टॉल करवाएंगे बच्चों से, ठीक है। जैसे सुडोकू है, गेम होता है सुडोकू, ठीक है। जैसे मेमोरी गेम है, पैटर्न के गेम हैं, इस तरह के कुछ गेम हम बच्चों को इंस्टॉल करवाएंगे और बतौर होमवर्क भी हम बच्चों से कह सकते हैं कि भाई ये वाला एक प्रॉब्लम लिंक भेजेंगे उन्हें, या गेम भेजेंगे, या आइडिया देंगे कि इस गेम को आपको हल करना। तो तीसरा मोड ये हो सकता है, ठीक है। पहला मोड क्या हो सकता है, हम बात कर रहे हैं मटेरियल के लिए कि ये मटेरियल हमें क्या देना। बाज़ औक़ात हम वर्कशीट देंगे क्लासरूम में, बाज़ औक़ात हम वर्कशीट नहीं देंगे, बोर्ड पर क्या लिखेंगे, प्रॉब्लम लिखेंगे। और बाज़ औक़ात हम जो एंड्रॉयड में मुख्तलिफ़ किस्म की एप्लीकेशंस हैं उनका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये 3 तरह के मटेरियल्स का हमें साथ लेना पड़ेगा। अच्छा, अब ज़हनी नशोनुमा का जो पीरियड होगा, अगर आप पूरे सेमेस्टर की बात करें तो इसमें भी 16 पीरियड बनेंगे, ठीक है, क्योंकि हफ्ते में 1 पीरियड ले रहे हैं आप, महीने में 4 पीरियड होंगे और 4 महीने में 16 पीरियड होंगे। तो मैंने इसको पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3 में डिवाइड नहीं किया, ठीक है, बल्कि मैं आपके लिए 4 या 5 या 6 टाइप के मौज़ूआत यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, और उन मौज़ूआत को बुनियाद बनाकर आप पीरियड को ख़ुद भी डिसाइड कर सकते हैं, और जो वीडियो मेरी होंगी उन वीडियो से भी आप मदद ले सकते हैं कि इस हफ्ते हमें कौन सी ज़हनी नशोनुमा के लिए कौन सी एक्टिविटी करानी है। ये ओपन है, आप ख़ुद भी इसके बारे में सोच सकते हैं, और अगर आप खुद किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाएँ तो फिर आप मेरी वीडियो देखकर उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो मौज़ूआत क्या हैं और उनकी पीछे क्या फ़िलासफ़ी है वो मैं आपको समझा देता हूँ, और ये वीडियो हम बना रहे हैं ताकि बाद में भी आपके लिए महफूज रहे। तो ज़हनी नशोनुमा के अंदर सबसे पहले टाइप की जो एक्टिविटीज़ होंगी वो हैं विजुअल अटेंशन एंड ऑब्जर्वेशन। विजुअल अटेंशन एंड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, विजुअल अटेंशन और ऑब्जर्वेशन का मतलब ये है कि बच्चा किसी चीज़ को देखता है और देखकर काफ़ी देर तक उसे देखता रहता है और काफ़ी देर तक उसमें इंगेज रहता है, ये क्या है, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। नंबर 1, फ़र्क तलाश करें। यानी बच्चे के पास 2 तस्वीरें हैं, ऊपर एक नीचे, और वो पहले ऊपर वाली तस्वीर देख रहा है, फिर नीचे वाली तस्वीर देख रहा है, फिर ऊपर वाली देख रहा है। ये 2 ऐसे पेज पर अलग अलग तस्वीर हैं, और वो दोनों में फ़र्क लिखता जा रहा है कि पहली तस्वीर और दूसरी तस्वीर में ये फ़र्क है, या हमने दोनों तस्वीर देखकर कह दिया भाई इसमें 10 फ़र्क हैं, 10 फ़र्क तलाश करें इसमें। अब बच्चे जो है वो पहला फ़र्क उसने लिखा, दूसरा फ़र्क, तो 8 फ़र्क तक तो पहुंच गया वो, लेकिन 2 फ़र्क उसको नहीं मिल रहे, ढूंढ रहा है। इसको आप क्या कहते हैं? विजुअल अटेंशन एंड ऑब्जर्वेशन। इसमें आपने इंगेज किया है बच्चे को, इसके ज़रिए से आप क्या कर रहे हैं, उसकी ज़हनी नशोनुमा कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें एक मौजू हो गया फ़र्क तलाश करें, दूसरा मौजू है रास्ता तलाश करें। रास्ता तलाश करें भी इसी जैसा ही है, लेकिन उसमें आपको पता है बहुत उलझी हुई चीज़ें होती हैं, और एक जो है वो खरगोश यहाँ खड़ा हुआ है और गाजर जो है वो एक ख़ास जगह पर मौजूद है, और आपको खरगोश के लिए जगह बनानी है रास्ते की। वो जाता है फिर बीच में कहीं ब्लॉक बन जाता है, फिर वापस आता है, वो अब यहाँ से नहीं जाना है, यहाँ से जाना है, यहाँ से जाता है। तो इस तरह से उसे कहाँ पहुँचना, उस गाजर तक पहुँचना। तो वो बच्चा जो है वो पेंसिल लेकर उस रास्ते के ऊपर मूव करता है,
रास्ता उलझा हुआ होता है बहुत, और आगे जाके कहीं रास्ता बंद भी हो जाता है। तो बार बार उसे रिपीट करना होता है कि नहीं भाई, अब इस रास्ते से नहीं जा रहा, अब मैं इस रास्ते से जाऊँगा, इस रास्ते से नहीं। इसको भी आप क्या कहते हैं? विजुअल अटेंशन एंड ऑब्जर्वेशन, इसका दूसरा मेथड ये है। और तीसरा टॉपिक होता है कौन क्या कर रहा है। ठीक है, आप एक तस्वीर का इंतखाब करते हैं जिसमें बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, वो घरेलू ज़िंदगी से मुतल्लिक़ कोई तस्वीर है, वो पिकनिक की तस्वीर है, वो किसी बाज़ार की तस्वीर है, वो उसमें बहुत सारे लोग हैं, जानवर भी नज़र आ रहे हैं, उसमें इंसान भी हैं, गाड़ियाँ भी हैं। ठीक है, बहुत सारी तस्वीर है। अब आप उसमें बच्चों से ये कहते हैं, ये तस्वीर आप देखिए और बताइए इसमें कौन क्या कर रहा है। ड्राइवर क्या कर रहा है, इसमें ये जो लड़की है ये क्या कर रही है, इसमें जो बंदर है वो क्या कर रहा है। तो बच्चे जो है उसको गौर से देखते हैं और गौर से देख के कौन क्या कर रहा है। इसमें दो चीज़ें आप ढूंढवाते हैं बच्चों से, एक तो काम ढूंढवाते हैं और दूसरा एहसास ढूंढवाते हैं। वो क्या महसूस कर रहा है, बच्चे उसका चेहरा देख के और उसकी सिचुएशन देख के तस्वीर की ये सोच रहे होते हैं कि ये क्या महसूस कर रहा है, ये क्या सोच रहा है, इसका चेहरा गुस्से में है, ये जो है वो कोफ्त में है, ये जो है वो खुश हो रहा है, चेहरे से ज़ाहिर हो रहा है कि ये खुश है। तो कौन क्या कर रहा है, इसमें काम भी आप तलाश करवाते हैं और एहसास भी तलाश करवाते हैं कि उसमें वो बच्चे देखें कि इसमें किस किस्म के महसूसात हैं। और चौथा जो इसमें काम लिया जा सकता है वो जिक्सा समझते हैं आप लोग? बहुत सारे तस्वीर होती हैं, उसको बहुत सारे पीसेस में तोड़ देते हैं। तो अब आपको सारे पीसेस को जोड़ के तस्वीर मुकम्मल करनी होती है। बाज़ तस्वीरों, छोटे बच्चों के लिए तस्वीर होती है उसके 8 पीस होते हैं सिर्फ, लेकिन जैसे जैसे बड़ी उम्र के बच्चे आते हैं उनके लिए तस्वीर के पीसेस 8 नहीं होते, 12 होते हैं, 50 होते हैं, बाज़ औक़ात तो 500 पीसेस भी होते हैं। और एक तस्वीर के इतने छोटे छोटे पीसेस कर दिए 500, बोलो इसको जोड़ें आप। तो उसमें भी बच्चा क्या करता है, ये विजुअल अटेंशन और ऑब्जर्वेशन उसकी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही होती है। ठीक है, एक तो ये होता है कि आपके पास जो है वो इस तरह के टॉयज़ हों या इस तरह के कटे हुए जिक्साज मार्केट में मिलते हैं वो स्कूल में मौजूद हों। दूसरी सूरत ये होती है कि ये जो आपके पास मोबाइल है इस पर भी बहुत सारी ऐप्स आती हैं, उसको कहते हैं जिक्सा ऐप्स। उसमें क्या करते हैं, वो पहले आप एक तस्वीर का इंतखाब करते हैं, तस्वीर का इंतखाब करने के बाद बच्चे से कहा जाता है कि आप बताइए इसको कितने हिस्सों में तोड़ा जाए। बोलता है 50 में तोड़ें आप, तो उसके 50 पीसेस कर देते हैं और बिखेर देते हैं पैनल के ऊपर ही। अब वो बच्चा हाथ से उसको एडजस्ट कर, टाइम चल रहा होता है साथ साथ। ठीक है, टाइम चलता रहता है, वो उसको हाथ से एडजस्ट करता रहता है। तो उस बच्चे को टाइम नोट करना होता है कि भाई ये मैंने पज़ल कितने टाइम में जो है वो सॉल्व किया है। तो जिस बच्चे का ज़्यादा टाइम लग रहा है उसकी एबिलिटी कम है, जिसको कम टाइम लग रहा है उसकी एबिलिटी ज़्यादा है। तो हम इसके लिए ख़रीद भी सकते हैं पज़ल्स, जिक्सा पज़ल्स, और अगर ख़रीदने का मौका नहीं है तो फिर हम रेकमेंड कर सकते हैं बच्चों को ये वाला गेम है, सबको ये वाला अपने पास इंस्टॉल करना है। और आज की क्लास का टाइम ये है कि आपको फ़लानी तस्वीर लेनी है और उसके 20 पीसेस तोड़ने हैं और सब बच्चे इसको हल करेंगे और अपना टाइम मैनेज करेंगे, या उसका स्क्रीनशॉट, यानी जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो उसका जो टाइम है उसको आप रोकेंगे, उसका स्क्रीनशॉट लेंगे और व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करेंगे कि हमने ये वाला पज़ल इतने टाइम के अंदर मेंटेन किया। इज इट क्लियर? मतलब हर चीज़ के बारे में ये मत सोचिए कि वो रिसोर्सेज हम ही बच्चों को प्रोवाइड करेंगे, नहीं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उनमें से हम भी कुछ चीज़ें बच्चों को दे सकते हैं काम करने के लिए और कुछ चीज़ें हम नहीं दें, बल्कि जो ऑलरेडी रिसोर्सेज मौजूद हैं उनको इस्तेमाल किया जाए। तो ये एक पहला मेथड है बच्चों की ज़हनी नशोनुमा करने के लिए। पकड़ पाया आप?
ठीक है, ये एक्टिविटी होगी क्लास में, बच्चा एंजॉय भी करेगा और उसका जहन मसरूफ़ भी होगा। इस एक्टिविटी का बुनियादी मकसद या इस फोकस का मकसद तो ये है कि बच्चे का फोकस हो, वो एक नुक्ते पर ज़्यादा से ज़्यादा देर तक बैठ कर सोच सकता हो, वो एक ही मौजू पर आधा घंटा, 40 मिनट, 50 मिनट, 2 घंटे लगा सकता हो। अभी इस दौर का जो सबसे बड़ा मसला है बच्चों का, वो ADHD है, हाइपर एक्टिव हो गए हैं बच्चे। तो हाइपर एक्टिविटी में होता ये है कि बच्चा फोकस नहीं कर पाता, वो किसी एक जगह पर टिक के बैठ नहीं सकता, वो बार बार उसको चेंज चाहिए, फ़ौरन हर लम्हा उसको तब्दीली चाहिए। और हमारे यहाँ सोशल मीडिया में भी बच्चे जो इन्वॉल्व हो गए, उसमें भी वो ADHD का शिकार हैं। ADHD एक बीमारी है नफ्सियाती, जिसमें बच्चे का फोकस डेवलप नहीं होता, ठीक है। बच्चे जो है वो एक नुक्ते पर और एक सोच पर और एक एक्शन पर ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह सकते, ठीक है। इसके ये एक बहुत बड़ा मसला है, पूरी दुनिया का मसला है, हमारे यहाँ भी ये मौजूद है। इसके लिए बाज़ाब्ता मेडिसिन्स भी होती हैं, ठीक है। ऐसे बच्चे जो आपने नर्सरी KG1 KG2 में देखे हैं या बड़ी क्लासेस में देखे हैं, जो बिल्कुल टिक के नहीं बैठ सकते, ठीक है। आप उनको लाख बोलते रहें, आप उनको डांट लें, उनको आप कान मरोड़ लें, उनको आप सज़ा दे दें, उनके वालिदैन से बात कर लें, वो उनका मसला हल नहीं होता। तो उनका मसला मेडिकेशन की तरफ चला गया है। अब आप उनको मेडिसिन से ही ठीक कर सकते हैं, याद रखें। ऐसी मेडिसिन भी हैं, वो भी हम रेकमेंड कर सकते हैं बच्चों को, लेकिन हमारा बुनियादी मकसद स्पेशल बच्चों को हैंडल करना इस वक्त नहीं है। पूरे स्कूल के बच्चों की जो ज़हनी ग्रोथ है, उसको आप कैसे इम्प्रूव करेंगे, उसका एक तरीक़ा हमने ये हेडिंग के तहत ये लिया, ठीक है। आगे चलें, ये पहला तरीक़ा था। दूसरा तरीक़ा, दूसरा जो तरीक़ा है वो है पैटर्न अंडरस्टैंडिंग। ठीक है जी। पैटर्न अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये है कि बच्चे डिफरेंट टाइप की तस्वीरें देखकर उसमें पैटर्न तलाश करते हैं, ठीक है। तो इसमें शेप भी हो सकता है, ठीक है। मैं मिसाल देता हूँ आपको। एक शेप ये है, एक शेप ये है, एक शेप ये है, ठीक है, एक शेप ये है। अगली शेप क्या होगी? तो वो बच्चा जब शेप देखता है ना, तो वो कहता है इसमें कुछ पैटर्न चल रहा है। यहाँ इसका रुख इधर है, इसका रुख इधर है, इसका रुख इधर हुआ, इसका रुख इधर हुआ है। आपके ख्याल में अगला कहाँ होगा? ऊपर होगा। समझ में आई बात आपको या नहीं है? ये वापस और फिर वापस, इसको हम कहते हैं पैटर्न। शेप्स में कुछ पैटर्न चल रहा है, कोई बात बोली जा रही है। बज़ाहिर तो तस्वीरें हैं, लेकिन तस्वीरें कुछ बोल रही हैं, और तस्वीरें बोलने के बाद आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि बताओ आगे क्या होगा। सही, जैसे सर्किल, फिर ट्रायंगल, फिर रेक्टेंगल, स्क्वायर, फिर सर्किल, फिर क्या, और फिर स्क्वायर। बताइए इसमें क्या है? तो पहले हमने देखा सर्किल है, सर्किल के बाद क्या आता है? ट्रायंगल है, ट्रायंगल के बाद क्या आता है? स्क्वायर, स्क्वायर के बाद फिर दोबारा से सर्किल शुरू हो गया। सर्किल के बाद क्या आता है? ट्रायंगल आता है। तो यहाँ पर क्या आएगी? ट्रायंगल है। इसको हम कहते हैं पैटर्न। कि बच्चे तस्वीर देखकर, ये बहुत लाइट भी होते हैं, आसान से आसान भी होते हैं, और ये मुश्किल से मुश्किल भी होते हैं। यानी किसी तस्वीर में कोई बात चल रही होती है, ठीक है, और उसमें कुछ डिमांड की जाती है कि आप बताओ क्या होगा। तो उस तस्वीर को देख के आप नतीजे तक पहुंच जाएंगे, इसके बाद जो तस्वीर आनी है वो कौन सी आएगी। इसको कहते हैं पैटर्न की अंडरस्टैंडिंग। और ये शेप से
मुताल्लिका है। ठीक है, इसके अलावा अगला जो इसी में होता है वो है नंबर से मुताल्लिका। ठीक है, यानी नंबर्स में भी कुछ पैटर्न चल रहे होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक है, एक के बाद दो है, दो के बाद तीन है, तीन के बाद चार है, चार के बाद क्या आएगा? सिंपल है ये तो बहुत, पाँच आएगा। लेकिन एक नंबर ये है, टू है, फोर है, सिक्स है, अब क्या आएगा? इससे अंदाज़ा करता है बच्चा कि भाई क्या चल क्या रहा है इसमें दो का फ़र्क चल रहा है। तो छः के बाद अब क्या आना चाहिए? आठ आना चाहिए। वो बोले भाई ये है, एक के बाद दो है, दो के बाद तीन है, तीन के बाद पाँच है, पाँच के बाद आठ। अब बताओ क्या है? अब पहले तो ये सोच रहा था एक, दो, तीन, पाँच, ये वो चल रहे हैं जो जोड़े नहीं है, लेकिन ये तो जोड़ा है, ये भी जोड़ा है, ये तो ऐसे नहीं। अब क्या क्या होगा इसमें आगे? ठीक है, तो आप डिफरेंट अंदाज से बच्चा सोचेगा। एक सोच ये है कि इन दोनों को जमा करके अगला नंबर बना है, फिर इन दोनों को जमा करके अगला नंबर बना है, फिर इन दोनों को जमा करके अगला नंबर बना है। तो अगला नंबर क्या होगा? इन दोनों को जमा करके अगला नंबर आएगा 13। ये जो आपके पास पैटर्न चल रहा है ये किस पे बेस करता है? नंबर पे बेस करता है। सही है, तो कुछ पैटर्न नंबर पे बेस करते हैं, कुछ पैटर्न शेप पर बेस करते हैं। इसके ज़रिए से हमें बच्चों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट करनी है। और तीसरा, इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के गेम होते हैं, टिक टॉक, जो दो लोग खेलते हैं। ठीक है, आपको याद है हम बचपन में इस तरह का गेम खेलते थे? एक आदमी यहाँ बनाएगा, दूसरा आदमी यहाँ बनाएगा, तीनों एक जैसे नहीं होने चाहिए। सही है, तो ये भी दरअसल क्या होता है? एक पैटर्न होता है, एक गेम टाइप का पैटर्न होता है, जिसमें आगे क्या होगा उसका डिसीजन लेना होता है बच्चे को, आगे क्या होगा। तो ये सोच कर के सामने वाला आदमी जीत ना जाए, वो डिफ़ाइन करता है कि आगे मुझे क्या चीज़ है वो, या इसका क्या ख्याल चल रहा है। मिसाल के तौर पर अगर मैंने ये डाला है और आपने ये निशान डाला है, मैंने फिर ये डाल दिया, तो ये पैटर्न सामने वाले की सोच कहाँ जा रही है, उसकी बुनियाद पर अगला खिलाड़ी जो है वो यहाँ उसको जीतने नहीं देगा। सही, इसको हम कहते हैं, इस तरह के गेम होते हैं। इसमें चेस भी शामिल है। ठीक है, आपकी जो शतरंज है इसमें ड्राफ्ट भी शामिल है, इसमें वो नो गोटी आप लोगों ने खेल देखा होगा। लोग बैठ के जो है ना वो पत्थर रखे होते हैं, गोटियाँ रखी होती हैं, और उससे सिर्फ ज़मीन के ऊपर निशान बनाते हैं और निशान बना के खेल रहे होते हैं, और उसमें खेल और जीत भी हो रही होती है। तो ये आपको इस तरह की चीज़ें मोबाइल में के गेम्स की शक्ल में भी मिल जाएगी। चेस मिल जाएगा, बहुत आसान गेम होता है चेस, जो मोबाइल के ऊपर डाउनलोड किया जा सकता है। इसमें एक खिलाड़ी आप होते हैं, दूसरा खिलाड़ी वो खुद कंप्यूटर होता है या गेम वाला होता है। एक चाल आप चलते हैं, दूसरी चाल वो चलता है। तो इसमें मैंने लफ्ज़ टिकटॉक लिखा है, इसमें सारे गेम आ गए। ठीक है, ड्राफ्ट आ गया इसमें, नो गोटी आ गई इसमें, लेकिन ये सारे गेम वो हैं जो पैटर्न गेम हैं, प्लानिंग गेम है। ये वो लूडो वाला गेम नहीं है, वो लक का गेम होता है, उसको हम कहते हैं लक वाला गेम। उसमें आपकी जहनी सोच काम नहीं कर रही होती, बल्कि आपकी लक काम कर रही होती है कि आपके कितने नंबर आए। इसमें आपका लक काम नहीं करता, इसमें आपकी प्लानिंग काम करती है, इसमें आपकी पैटर्न काम करता है। इसमें दूसरा आदमी क्या सोच रहा है उसको आप एनालाइज करते हो, और उसको एनालाइज करके अगला पैटर्न क्या होगा, दूसरे आदमी ने जो सोचा है उसका जवाब मुझे क्या देना है, वो ये वाला गेम आता है। तो ये तीन तरीक़े हैं, और भी हो सकते हैं, जो पैटर्न अंडरस्टैंडिंग के तौर पर आप बच्चों को करा सकते हैं। ये भी बच्चों की ज़हनी नशोनुमा करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद हम आ गए तीसरे टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तीसरा टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग एंड कनेक्टिविटी। लॉजिकल रीजनिंग
एंड कनेक्टिविटी। ठीक है, अब इसमें हम एक स्टेप आगे बढ़ गए। इसमें बच्चा जो है वो लॉजिक बनाता है, चंद बुनियादी चीज़ों को देखता है और देखकर उसको अंडरस्टैंड करके उससे रिजल्ट्स निकालता है। ठीक है, इसमें जो पहली चीज़ हम करा सकते हैं वो स्पेलिंग अरेंजमेंट है। स्पेलिंग अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? आपने स्पेलिंग आगे पीछे करके रख दी है अम्ब्रेला, लेकिन अम्ब्रेला में यू एम बी डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ, बल्कि यू आगे कर दिया, आर पीछे कर दिया, ये इधर कर दिया, वो उधर कर दिया, और बोला भी इसको आप जो है वो सही करें, इसका वर्ड बनाएं। तो बच्चा क्या करता है, लॉजिक इस्तेमाल करता है कि यार ये इसको मैं आगे करूँ पीछे करूँ। ठीक है, और कनेक्ट करने की कोशिश करता है कि यू के साथ मैं एम मिला दूंगा, तो उसके जहन में पहले से एक आइडिया होता है कि अम्ब्रेला हो सकता है ये, वो बी ढूंढता है, आर ढूंढता है, सब चीज़ें उसको मिलती चली जाती हैं, फिर उसको कनेक्ट करके एक नया लफ्ज़ बना देता है। इस एक्टिविटी से भी उसकी ज़हनी नशोनुमा बहुत स्पीडी हो रही होती है। तो इसको हम कहते हैं स्पेलिंग अरेंजमेंट। ठीक है, दूसरा जो इसके लिए काम किया जा सकता है वो है पिक्चर एंड फोटो अंडरस्टैंडिंग। पिक्चर एंड फोटो अंडरस्टैंडिंग। क्या मायने इसके? यानी आपने बच्चों के सामने एक तस्वीर रखी और आपने कहा इस तस्वीर के बारे में अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। मिसाल के तौर पर एक साहिल है, उस साहिल के ऊपर लोग पिकनिक मना रहे हैं और एक बच्चा जो है वो रो रहा है और एक जो है वो आदमी दूसरे आदमी से लड़ रहा है और वहाँ डॉग भी जा रहा है। अब ये तस्वीर है, अब बच्चा क्या करता है, उस तस्वीर को देखकर स्टोरी क्रिएट करता है पूरी, कि यहाँ से जा रहा होगा, सही है, इसका पाँव की ठोकर बच्चे को लग गई और वो जना रोना शुरू हो गया है, उसके अब्बा को गुस्सा आ गया है, उसके अब्बा उससे लड़ रहे हैं। आप समझ रहे हैं? और उसने वो पूरी तस्वीर को देखना। अच्छा, हर बच्चा उसकी स्टोरी डिफरेंट बनाएगा, हर बच्चा स्टोरी एक जैसी नहीं बनाएगा। वो तस्वीरें देखकर, इमेज देखकर कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, एक तस्वीर को दूसरी तस्वीर से, इमेज को, इन्वायरमेंट को, यहाँ क्या हो रहा होगा, ठीक है, और इससे क्या मैसेज जो है वो जनरेट हो रहा है। तो इसको हम कहते हैं कनेक्टिविटी। लॉजिक है, तस्वीरों को एक दूसरे के साथ जोड़कर वो लॉजिक बनाने की कोशिश कर रहा होगा। एक ये तस्वीर भी हो सकती है और बहुत मुश्किल तस्वीरें भी हो सकती हैं कि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि उसको दिखने से कुछ भी नहीं दिख रहा है, अजीब अजीब तरह से लाइनें दिख रही हैं बस, लेकिन बच्चों को हम वो तस्वीर दे के कह रहे हैं कि नहीं, इसमें है कुछ, स्टोरी है इसमें, आप ढूंढें इसमें स्टोरी। तो बच्चा उसमें स्टोरी ढूंढता है, उसमें इमेज तलाश करता है और फिर उसकी स्टोरी बनाता है। सही है, वो बहुत ही नफसियाती किस्म की स्टोरी भी हो सकती है, वो कॉमन बातें भी हो सकती हैं। हर बच्चा एक मुख्तलिफ जो है वो तरीक़े से उस पिक्चर को देख रहा होता है। इसको हम कहते हैं पिक्चर और फ़ोटो के ज़रिए कनेक्टिविटी। असल का कॉन्सेप्ट है इसमें कनेक्टिविटी, लॉजिकल रीज़न हो, यानी उसमें वो बताए कि भाई इस तस्वीर और इस तस्वीर के दरमियान जो कनेक्शन मैंने किया है उसके पीछे ये रीज़न है, ये रीज़न हो सकता है, इसकी ये दलील मेरे जहन में है, शायद ऐसा हुआ हो। ठीक है, इस तरह से वो तस्वीरों को कनेक्ट करने की उसमें एबिलिटी हो। तीसरा इसमें जो आप करा सकते हैं बच्चों को, वो स्टोरी कंप्लीशन। स्टोरी कंप्लीशन का मतलब ये है कि आपने बच्चों को कहानी सुनाना शुरू की और कहानी सुनाते रुक गया, और रुकने के बाद बोला भाई यहाँ तक तो मैंने सुना दी, इसके बाद क्या हुआ होगा जब आप अपने अपने तौर पर लिखें। सही है, आप चलते चलते आपने बोला भाई यहाँ तक आ गई बात, अब वहाँ से आपने कहानी एंड नहीं की, बोला आप इसको एंड करें।
अब हर बच्चे का ना अपना एक डिफरेंट आइडिया होगा, अपना एक डिफरेंट अंदाज होगा सोचने का, कि पिछली जितनी बातें आपने बताई थी उन बातों को लेकर वो आगे कैसे चल सकता है इस गेम के अंदर, इस कहानी के अंदर, और वो उन सब को कनेक्ट करके अपनी बात को भी पिछली बातों से कनेक्ट करके उसका किसी नतीजे तक वो पहुंचने के काबिल हो जाए। ये भी एक तरीका होता है, इसको कहते हैं स्टोरी कंप्लीशन। ठीक है, आप क्लास में आते हो, आगे कहते हो आज हम एक बहुत अच्छी कहानी सुनेंगे, कहानी सुनाते हुए पीक तक आते हो और रुक जाते हो। बच्चे कहते हैं मिस क्या हुआ बताएं, मिस क्या? वो बोला यही बस अब आपको बताना है, आपको कंप्लीट करनी है कहानी। ठीक है, बच्चे सोचते हैं शायद ऐसा हुआ होगा कि वो बोरी में छुप गया होगा, बोरी में छुप नहीं भाई, सब अलग अलग बनाएंगे। हर बच्चा बैठा, उसने कॉपी निकाली, आपने जो कहानी सुनाई थी उसको बुनियादी डेटा उसने लिया, जिसको कहते हैं लॉजिकल रीजनिंग, और वो अब क्या कर रहा है, उन सारी बातों को आगे की दास्तान में कनेक्ट करने की कोशिश करता चला जा रहा है। एक ये तरीका है। उसके अलावा चौथा जो काम इसमें आपको हेल्प कर सकता है और जो आपको कराना है वो सिंथेसिस है। सिंथेसिस का मतलब ये होता है कि 2, 3, 4, 5 चीज़ों को जोड़कर नए ख्यालात मुरतब करना। आप में स्टोरी कंप्लीशन में भी ऐसा ही हुआ है, सिंथेसिस का अमल हुआ, कि बच्चे ने 4-6 चीज़ें ले ली हैं और उसको जोड़कर उसने कुछ नई बातें बनाने की कोशिश की है, कुछ नए आइडियाज़ जनरेट करने की कोशिश की। इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, सिंथेसिस। और इसी के अंदर एक और प्रोसेस होता है, उसको कहते हैं एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब ये होता है कि किसी बड़ी बात को अज्जा में तोड़ दिया। सही, मतलब वाक़या आपने बताया, रोड के ऊपर एक्सीडेंट हो गया, इधर से कार आ रही थी, इधर से दूध वाला आया, दोनों का टकराव हो गया। ठीक है, ये है वाक़या। इस वाक़े की जुज़ियात तलाश करें। जुज़ियात तलाश करने का मतलब ये है कि अब वो आज लड़का, ये जो स्टूडेंट है, वो दूध वाले के लिहाज से सोच रहा है कि भाई दूध वाला जो है वो उसको दूध पहुंचाना जल्दी था, वो उसके घर के अंदर प्रॉब्लम था, वो ये था, उसने वो कहानी बनाई, जो गाड़ी आ रही थी उसके लिए एक अलग कहानी बनाई। ठीक है, यानी जो हो गया है उसकी वजूहात तलाश करने के लिए उसकी जुज़ियात में बच्चे जा रहे हैं। यानी जब किसी बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ों में तोड़ा जाता है, इसे कहते हैं एनालिसिस, और जब छोटी छोटी चीज़ों को मिला के कोई बड़ी चीज़ बनाई जाती है, इसको कहते हैं सिंथेसिस। याद रखिएगा, सिंथेसिस क्या है, छोटी छोटी चीज़ों को मिलाया एक बड़ी चीज़ बना दी। एनालिसिस क्या है, वो बड़ी चीज़ थी, ठीक है, उसको आपने देखा अक्सर फिल्में आती हैं, उसमें कोई वाक़या दिखाते हैं, फिर लिखा हुआ आता है 45 मिनट पहले। 45 मिनट पहले क्या हुआ होगा, इस वाक़े से 45 मिनट पहले क्या हुआ, हम भी कह सकते हैं ये वाक़या हो गया 45 मिनट पहले क्या हुआ होगा, आप बताएं। 2 घंटे पहले क्या हुआ होगा, आप बताएं। 1 दिन पहले, यहाँ तक इस वाक़े तक पहुँचने के लिए 1 दिन पहले क्या हुआ होगा, वो बताइए। 1 साल पहले क्या हुआ होगा, ये बताइए। तो इसको आप कहते हैं सिंथेसिस, चीज़ों को जोड़कर किसी नतीजे तक पहुंचना हो। एनालिसिस क्या होता है, नतीजा मौजूद है, उसकी जुज़ियात तक जो है वो आप पहुंचना चाहते। ये 5 मेथड हैं, इसके ज़रिए से हम बच्चों की ज़हनी नशोनुमा कर सकते हैं। अब जब मैं आपको वीडियोस बनाऊंगा तो मैं एक एक टॉपिक उठाऊंगा और उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आपके पास भी एक आइडिया होगा कि भाई इस टॉपिक के ऊपर ये वाली वीडियो, ज़रूरी नहीं कि आप वही वीडियो फॉलो करें, क्योंकि अगर फ़र्ज़ करो मैंने वीडियो बनाई है जो 5वीं में तो काम में आ सकती है लेकिन 10वीं में काम में नहीं आ सकती, अब आपको आइडिया हो गया उस वीडियो से कि भाई ये सर ने ऐसे बनाई थी, इसमें इन्होंने ये डॉक्यूमेंट इस्तेमाल किया था, अगर हम इसके बजाय कोई मुश्किल डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करें तो वो 10वीं क्लास की ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है जी। उसके बाद हम जा रहे हैं चौथे टॉपिक की तरफ। मुश्किल लग रहा है आप लोगों को ये सब?
या आसान लग रहा है? मुश्किल लग रहा है? मतलब आप पहले जब कॉग्निटिव की हम बात करते थे स्कूल में, तो आपके जहन में सुडोकू गेम और कुछ पहेलियाँ और कुछ ऐसी सवालात जवाबात। अब आप देख रहे हैं कि अगर आप इस सब को अपने जहन में रखें कि पैटर्न भी आप बनवा सकते हैं, आप जो है वो लॉजिकल रीजनिंग पर भी बात कर सकते हैं, आप शेप के साथ भी गेम खेल सकते हैं, आप पैटर्न के जो गेम होते हैं, टिकटॉक टाइप के गेम है या चेस टाइप के गेम है, इनको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आपके पास एक वेस्ट बड़ी एक रेंज है काम करने की, ठीक है। उस रेंज को इस्तेमाल करते हुए आप अपने इस कॉग्निटिव डेवलपमेंट के पीरियड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। चौथी चीज़ जो हमें जिस पर काम करना है वो है मेमोरी बिल्डिंग। ठीक है, मेमोरी बिल्डिंग। मेमोरी बिल्डिंग का मतलब क्या होता है? बच्चों की याददाश्त बहुत तेज़ हो जाए, उनको याद रहे बात, ठीक है, नाम याद रहें, नंबर्स याद रहें। उसके लिए हमें पीरियड में मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ कराएँ। ये एक्टिविटीज़ के अंदर सबसे पहले मेमोरी गेम है। मेमोरी गेम हमारे पास ये जो मोबाइल है, इस मोबाइल में आप सर्च करें मेमोरी गेम, बेशुमार मेमोरी गेम आ जाए। उसमें ये होता है कि एक बोर्ड है, उस बोर्ड के ऊपर बहुत सारे पीसीस पड़े हुए हैं, आप एक को क्लिक करते हैं वो पलटता है और तस्वीर बताता है, तो वापस बंद हो जाता है। फिर दूसरे को क्लिक करते हैं, दूसरी तस्वीर बताता है, फिर बंद हो जाता है। उसमें उसका टाइम होता है कि अगर आपने एक जैसी दोनों तस्वीरों को 3 सेकंड के अंदर अंदर क्लिक कर दिया तो वो ब्लास्ट हो जाती हैं। इस तरह से स्कोर बोर्ड आहिस्ता आहिस्ता कम होते रहता है। तो आप एक क्लिक करते हैं उसमें सेब था, दूसरा क्लिक करते हैं उसमें अनार था, आपको याद रखना हो तो उसमें सेब था, इसमें अगली जगह जहाँ सेब आया आपको पता सेब वहाँ पे भी है, तो आपने इसको भी क्लिक किया उसको भी क्लिक किया, तो दोनों ब्लास्ट हो जाते हैं। मेमोरी गेम है इस तरह के बहुत सारे, ठीक है। ये गेम आप मोबाइल से भी बच्चों को खेलने के लिए कह सकते हैं, और वैसे भी मेमोरी बढ़ाने के लिए आप कहें कि मैं कहानी सुना रही हूँ, उस कहानी के अंदर जो कैरेक्टर हैं उस कैरेक्टर को आपको याद रखना है, और उस कहानी में पता चला 12 कैरेक्टर थे और सबके नाम भी एक जैसे ही थे, सही है। अब जैसे ही आपने कहानी ख़त्म की, आपने बोला हाँ भाई कितने लोग थे, नाम बताओ, उसका नाम क्या था, इसका नाम क्या था, उसका नाम क्या था। तो अब बच्चे जो है वो क्योंकि नाम सबके एक जैसे थे, माजिद था, साजिद था, सही है, जाहिद था, राशिद था, सब एक जैसे नाम वाले थे, ठीक है। एक का नाम राशिद था, एक का नाम राशिद अली था, एक का नाम राशिद अहमद था, एक का नाम राशिद मजीद था, सब राशिद है। राशिद, राशिद अहमद, राशिद मजीद, राशिद अली, राशिद मोहम्मद, राशिद, राशिद ख़ान। कहानी चल रही है, उस कहानी के अंदर सब राशिद हैं, लेकिन सबका रोल अलग अलग है। अब आप उससे पूछते हैं हाँ भाई ये जो, तो बच्चा जब कहानी सुनता है ना तो उसको जहन के अंदर याद रखना पड़ता है कि इसका नाम क्या था, इसकी निशानी क्या थी। इसको आप कहते हैं मेमोरी गेम, यानी ऐसे काम आपको कराने हैं जिसमें बच्चे याद रख पाएँ, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा अक्सर दिखाते हैं, आपने 3 जो है वो गिलास ले लिए, उसमें एक बॉल रख ली और उसको यूँ घुमाना शुरू कर दिया, और बच्चों से कहा इसको देखें, वो बताएं किसमें बॉल है। तो क्योंकि आपने इतनी तेज़ी से उसको घुमाया होता है कि बच्चों को पता नहीं चलता है कि बॉल कहाँ गई होगी। तो एक होता है कि वो तुक्का लगा रहे हैं, और एक होता है नहीं उनकी नज़रें बहुत तेज़ हैं, वो मेमोरी में याद रखते हैं ये जो डब्बा है जिसके अंदर बॉल है ये यहाँ गया था, फिर यहाँ आया था, फिर यहाँ आया था, फिर यहाँ आया था, फिर यहाँ आया था, फिर ये इसमें है। इस तरह के गेम्स को आप क्या कहते हैं? मेमोरी गेम, और बच्चों की मेमोरी बढ़ानी है, ठीक है। इसमें और मेथड होते हैं, तरीक़ेकार होता है। चीज़ें जो है वो खूंटी पे टांकने के लिए भी एक मेथड इस्तेमाल किया जाता है, और नंबर को कैसे याद रखा जाता है, नाम को कैसे याद रखा जाता है, नाम के साथ कोई सिफ्त को आप अटैच कर लेते हैं। ये एक डिफरेंट मेथड होते हैं, लेकिन इन सब का बुनियादी मकसद क्या होता है?
कि बच्चों की जो मेमोरी है वो बहुत तेज़ हो जाए, उनकी याददाश्त जो है वो बहुत तेज़ हो। ठीक है, मेमोरी गेम हो गए। नंबर 2, मेमोरी से मुताल्लिक़ स्टोरीज़ हो गई। ठीक है, और थिंकिंग कंसंट्रेशन हो गई। ठीक है, थिंकिंग कंसंट्रेशन का मतलब समझते हैं आप? यानी बात हो रही थी बच्चों से, कहना सबको गौर से सुननी है बात, सही है, और उस बात के अंदर कोई इंतहाई गैर मामूली सी बात थी जिस पर बच्चा कंसंट्रेट भी नहीं करता। बात थी, कहानी थी, कोई स्टोरी थी, कोई फिल्म थी, छोटा सा क्लिप था। ठीक है, आपने वो क्लिप बच्चों को भेज दिया व्हाट्सएप के ऊपर और नीचे 4 सवाल भेज दिए, सही है, और आपने बाज़ाब्ता लिखा कि भाई हम ये आपको सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा इसको देखना और देख के बताना है। इसमें शीट्स भी हो सकती हैं। अभी मैंने एक शीट, जैसे ये है, इसके अंदर ए लिखा हुआ है, इसके अंदर ओ लिखा हुआ है, इसमें जो है वो आई लिखा हुआ है, इसमें जो है वो सर्किल, ये आप और क्या बना सकते हैं, 3 ले लें। अब आपने नीचे जो है ना बहुत सारी तस्वीरें बना दी। ऐसे बहुत सारी तस्वीरों की एक शीट बना दी। अब बच्चे को ये एक दफ़ा देख लिया उसने और इसको फिर छुपा दिया आपने। अब बोले लिखें इसमें क्या है, क्या आएगा इसमें? आपने देखा तो था ना, बताएं इसमें क्या आएगा? देख ले, इसमें क्या आएगा? इसमें क्या आएगा? पक्की बात है, इसमें क्या आएगा? ठीक है, अब वो इस तरह से, तो वो जो मेमोरी है उसकी शीट दे दी हमने। ये तो मैंने 3 लिखी हैं, इसमें 3 नहीं होंगी, इसमें ऐसे 7 या 8 तस्वीरें होंगी और या नीचे ऐसी रफली होंगी। और एक दफ़ा आपने उसको देख लिया, बोला देख लिया, अब इसको मोड़ दें, इसको मोड़ दिया, अब लिखें। तो लिखने के बाद आखिर में चेक करेंगे आपकी मेमोरी जो है वो किस हद तक जो है वो कामयाब रही। तो इसको कहते हैं थिंकिंग कंसंट्रेशन, कि आपने बहुत तवज्जो के साथ किसी एक चीज़ को देख लिया है और देखने के बाद उसे आपने अपनी मेमोरी में बिठा लिया। तो चौथा हमारा हथियार ये होगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। अच्छा जनाब, चौथे के बाद 5वां जो टूल है जिसके ज़रिए से हम ज़हनी नशोनुमा करेंगे उसे कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। मसाइल, बच्चे को एक मसला दिया जाएगा और कहेंगे इसे हल करें। ये मैथमेटिकल भी हो सकते हैं। एक लड़के के पास 400 रुपये हैं, वो गया, उससे मार्केट से ये ख़रीदा, ये ख़रीदा, ये ख़रीदा, बताओ उसके पास अब कितनी रकम बाकी बची। अब ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना, ठीक है। इसी तरीके से एक आबिद हैं, आबिद की उम्र कुछ है, आबिद के बड़े भाई उससे 12 साल बड़े हैं, ठीक है। 50 साल के बाद या 18 साल के बाद आबिद की उम्र क्या होगी और आबिद के भाई की उम्र क्या होगी। इस तरह के सवाल, मसाइल जो मैथमेटिकल भी हो सकते हैं, ठीक है, और ज़्यादातर इसमें मैथमेटिकल होंगे। मैथमेटिकल हो सकते हैं, तस्वीरी भी हो सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक तस्वीर में ये बनाऊँ आपके सामने, ये एक गिलास है, ठीक है,
ये दूसरा गिलास है, तीसरा गिलास है, ये चौथा गिलास है, ये पांचवा गिलास है। ठीक है, ये भी भरा हुआ है, ये भी भरा हुआ है, और ये भी भरा हुआ है। ये गिलास भरा हुआ है, ये खाली है, ये भी खाली है, ये भरा हुआ है, ये भरा हुआ है। इसमें से एक गिलास उठाना है सिर्फ और अल्टरनेट हो जाए, भरा हुआ खाली, भरा हुआ खाली, भरा हुआ खाली, भरा हुआ खाली, भरा हुआ, ऐसे हो जाए। एक गिलास उठाना है सिर्फ, एक। अब मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहा हूं, लेकिन यहाँ मैथ नहीं है, यहाँ मैथ नहीं है। यहाँ पर क्या है, यहाँ है तो प्रॉब्लम, लेकिन वो मैथ की फॉर्म में नहीं है, बल्कि तस्वीर की फॉर्म में। ठीक है, आप बता सकते हैं एक गिलास उठाकर आप इसे अल्टरनेट कैसे कर सकते हैं? दूसरा वाला उठाया, इसमें डाल दिया, ऐसे डाल दिया, खत्म, ये मसला हल हो गया। इसको उठा के इसमें डाला और वापस रख दिया। सही है। बच्चे क्या सोचते हैं, इसको यहाँ कर दूँ, इसको यहाँ कर दूँ। जब आप इसको यहाँ करने, इसको यहाँ करने का सोचते हैं तो दो गिलास हिलते हैं। ठीक है, इसको ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना, इसमें अल्टरनेट सोच भी डेवलप होती है बच्चे की। बच्चा एक तरफ से सोच रहा होता है सिर्फ, लेकिन जैसे ही उस मसले का हल पता चलता है, अरे मैं तो दूसरे अंदाज से सोच ही नहीं पाया, हालांकि कितना आसान हल था, लेकिन उसका दिमाग सिर्फ कहाँ चल रहा था, तो मैं गिलास को यहाँ से उठा के इसको इससे बदल दूँ, इस गिलास को इससे बदल दूँ, इस गिलास को इसको बदल दूँ, वो ऐसे सोच रहा था। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर मैथमेटिकल मसाइल भी आ गए और उसके साथ साथ इस तरह के मसाइल भी आ गए। इसमें और मसाइल भी आते हैं। ठीक है, जैसे ऐसे मसले भी आते हैं, एक शेर है, एक बकरी है और बहुत सारे लूसन है। सही है, कश्ती के अंदर एक आदमी को दरिया पार कराना है। वो एक वक्त में एक जानवर लेके जा सकता है, या तो लूसन लेके जा सकता है, या बकरी लेके जा सकता है, या शेर लेके जा सकता है। अब बताओ वो कैसे पार कराएगा? अब बच्चे सोच रहे हैं, वो पहले लूसन रखेगा और लेके जाएगा। अब जब लूसन रखेगा और लेके जाएगा तो पीछे छोड़ के किसको जाएगा? शेर बकरी को खा जाएगा। नहीं, ये मसला हल नहीं हुआ, चलो भाई वापस आ जाओ। वो क्या करेगा? बकरी को रखेगा, तो बकरी को लेके जाएगा पहले, तो शेर तो लूसन नहीं खा सकता। वाह, ठीक है। उसके बाद वो क्या करेगा? फिर आएगा, फिर किसको लेके जाएगा? फिर वो लूसन को लेके जाएगा, लूसन को वहाँ छोड़ेगा और वापस आएगा शेर के पास, तो बकरी क्या करेगी? तो ये देखें, ये अब एक स्टोरी है, उस स्टोरी के अंदर प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को क्या करना है? सॉल्व करना है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक तरीका क्या था? मैथ के प्रॉब्लम, और जैसे पजल, और तीसरे नंबर पे स्टोरीज प्रॉब्लम या इवेंट्स प्रॉब्लम, वाक़याती मसाइल। जैसे मैंने अभी एक वाक़या आपको समझाया। ठीक है, चौथे नंबर पे इस पे आप डिफरेंट टाइप के बच्चों को गेम खिला सकते हैं। सुडोकू गेम, इसकी ये भी एक दरअसल प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक मेथड है। यहाँ से भी 9 हो रहे हो, यहाँ से भी 9 हो रहे हो, हर तरफ से गिनने के बाद 9 आ रहे हो। इसी में और भी प्रॉब्लम आते हैं मैथ के गए, तस्वीर में आपको नंबर रखने हैं, इधर से जमा करें तब भी 15 है, इधर से जमा करें तब भी 15 है, इधर से जमा करें तब भी 15 है। तो इसके अंदर भी बच्चा, इसको हम कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग से मुताल्लिक़ा एक्टिविटीज़ हमें क्लासरूम में करानी है। आज कोई उतार नहीं रहा, इसका मतलब है किसी को समझ में नहीं आ रहा।
सबने हाथ खड़े कर दिए कि भाई ये तो बहुत हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंग कितना ही देखें आप, नहीं अगर आप ये वाला पीरियड बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं तो आप देखिएगा कि हर हफ्ते बच्चे को इंतज़ार रहेगा इस वाले दिन का, और आज के दिन के अंदर हमें कोई अच्छी एक्टिविटी करने को मिलेगी जिससे हमारा जहन जो है ना तेज़ चलना शुरू हो जाएगा। आखिरी टॉपिक जो आप यूज़ कर सकते हैं ज़हनी नशोनुमा के लिए, वो हम लिख रहे हैं यहाँ पे, छठा टॉपिक है, वो है आपकी पहेलियाँ। असल में इसको बुनियादी जो नाम देंगे वो देंगे लैंग्वेज कनेक्टिविटी। लैंग्वेज कनेक्टिविटी, इसका सारा जोर ज़बान पे होगा। सारा जोर किस पे होगा? ज़बान पे, ठीक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रही है लेकिन ज़बान के ज़रिए से हो रही है। तो इसमें सबसे पहले पहेलियाँ, ठीक है, डिफरेंट टाइप की पहेलियाँ पाई जाती हैं जिसमें ज़बान यूज़ होती है। हरी थी मन भरी थी, राजा जी के बाग में दोशाला ओढ़े खड़ी थी। तो हरी थी मन भरी थी, राजा जी के बाग में दोशाला ओढ़े खड़ी थी। भुट्टा, दोशाला उसका जो पढ़ते हैं वो दोशाला है। बेशुमार हमारे यहाँ उर्दू ज़बान में पहेलियाँ हैं, उनको यूज़ किया जा सकता है। इसी पहेलियों में हम अक्सर बच्चों से पहेली पूछते हैं मुख्तलिफ़ क्लासेस के अंदर कि भाई एक खातून जो है वो घर में बैठी झाड़ू दे रही है, बाहर से एक आदमी आया है और उसने खटखटा मारा है। खातून ने पूछा कौन? बाहर वाली ने कहा तुम्हारी सास और मेरी सास आपस में माँ बेटी हैं। तो बाहर वाले को अंदर वाली को पता चल गया। बाहर वाले ने बोला तुम्हारी सास और मेरी सास आपस में माँ बेटी हैं। तो अंदर वाली को पता चल गया, उसने दरवाज़ा खोल दिया। बताइए दोनों का क्या रिश्ता है आपस में? अब यहाँ बात किस में घूम रही है? तुम्हारी सास और मेरी सास, ज़बान, तुम्हारी सास मेरी सास। इस औरत की सास कौन होगी, इस आदमी की सास कौन होगी? वो दोनों क्या हैं आपस में? माँ बेटियाँ हैं। तो अब इन दोनों का रिश्ता बताना है। ऊपर वालों का रिश्ता पता है, नीचे वालों का रिश्ता बताना है। तो इसको हम कहते हैं पहेलियाँ। सही है। हमारे यहाँ पहेलियाँ भी होती हैं, इसी तरह से रिश्तों के मुताल्लिक़ा भी डिस्कशन होती है। तो ये एक मौजू हो गया। दूसरा मौजू जो आपको इसमें करा सकते हैं आप, वो बैतबाजी है। बैतबाजी समझते हैं आप? यानी शेर सुनाएंगे, जहाँ शेर ख़त्म होगा अगला शेर उसी नंबर से, उसी लफ्ज़ से शुरू होना है। इसमें इंताक्षरी भी हो सकती है। हम गाना गाएंगे, जहाँ गाना जिस पे ख़त्म होगा अगला गाना आपको उसी पे शुरू करना है। तो ये ज़हनी नशोनुमा हो रही है और इसका ताल्लुक़ किससे है? लैंग्वेज की कनेक्टिविटी के साथ है। ज़बान जो है इस्तेमाल हो रही है। और इसमें एक और चीज़ भी आप शामिल कर सकते हैं, वो है कसौटी। ठीक है, कसौटी पता है ना आपको क्या है? एक लफ्ज़ जो है वो बच्चे को यहाँ बाहर भेजा गया, जो बच्चा बूझेगा वो क्लासरूम में वो लफ्ज़ लिख दिया कायदे आज़म। अब वो बच्चे को बुला लिया, बोला हाँ भाई अब सवाल वो बच्चा पूछेगा, हाँ भाई क्या है? शख्सियत है। बोला हाँ शख्सियत है। अच्छा वो ज़िंदा है या मुर्दा है? बोला वो तो मुर्दा है। तो उसको पता है 20 सवाल में आपको ये शख्सियत बूझनी है। तो सवाल 1 हो गया, 2 हो गया, इस क्लास में लिखती जा रही हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। और वो किन से पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है और बच्चों से पूछ रहा है। या जिसने वो शख्सियत का तय किया है वो जवाब देगा। सिर्फ पूरी क्लास नहीं देगी, सिर्फ पूरी क्लास देखेगी। मिस जो है वो कोऑर्डिनेट करेंगे। सिर्फ एक बच्चे ने शख्सियत बतानी है और एक ने शख्सियत का तयन किया है। और 20 सवाल आते हैं। 20 सवालात में वो बच्चा अगर पहुंच जाता है तो क्लैपिंग है, अगर नहीं पहुंचता तो वो बताएगा भाई ये शख्सियत ऐसी है। इसको हम कहते हैं, हमारे यहाँ इसको कहा जाता है कसौटी। ठीक है। ये वाला जो गेम है इसका भी ताल्लुक़ किसके साथ है?
दिमाग का ज़बान के साथ जो कनेक्टिविटी है इसमें बहुत मुफीद होता है। इसमें याददाश्त है, उसमें नॉलेज है, इसमें जो है वो किसी सवालात के ज़रिए से किसी असल तक पहुंचने की एबिलिटी है, इसमें खोजना है, बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं ज़बान के साथ साथ। तो ये 6 चीज़ें जो है इनको इस्तेमाल करके हम अपने पीरियड में डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी कर सकते हैं। क्या क्या 6 चीज़ें हो गई, याद है अब आपको? नंबर 1 क्या था? विजुअल जो है उसके ज़रिए से, विजुअल अटेंशन एंड ऑब्जर्वेशन, इसमें रास्ता तलाश करना, फ़र्क तलाश करना, कौन क्या कर रहा है, जिक्सा पजल। दूसरा था पैटर्न अंडरस्टैंडिंग, पैटर्न चलता है, तस्वीरों में पैटर्न चल रहा है या नंबर्स में पैटर्न चल रहा है या फिर टिकटॉक के अंदर या चेस गेम इस तरह में जिसमें कुछ चीज़ें हो रही हैं और आपको उस होने की बुनियाद पर अगली चीज़ जो है वो डिफ़ाइन करनी है। और उसके बाद तीसरा था लॉजिकल रीजनिंग एंड कनेक्टिविटी। ठीक है, लॉजिकली बच्चे स्पेलिंग को आपने आगे पीछे करके बताए, नंबर बताइए, पिक्चर और फोटो दिखा के उनसे बोला कि आप इसमें रीज़न तलाश कीजिए, इस तस्वीर में क्या रीज़न है, एक चीज़ दूसरी चीज़ से कैसे जुड़ी हुई है। स्टोरी कंप्लीशन, आपने स्टोरी के ख़ास मुकाम तक पहुंच के छोड़ दिया उसे और बोला स्टोरी आप अपनी खुद बनाइए। इसमें सिंथेसिस आ गया, इसमें एनालिसिस आ गया। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ के बड़ी चीज़ बनाना, और एनालिसिस का मतलब क्या होता है? बड़ी जो चीज़ है उसकी बुनियाद पर छोटी चीज़ों का तयन करना। उसके बाद मेमोरी बिल्डिंग है, आप बच्चों की मेमोरी कैसे बढ़ा सकते हैं, याददाश्त। ठीक है, और अगला था प्रॉब्लम सॉल्विंग और अगला था लैंग्वेज कनेक्टिविटी। ठीक है, इसमें टंग ट्विस्टर्स भी लोग कहते हैं डालना चाहिए। टंग ट्विस्टर्स का मतलब जिसमें जैसे हम कहते हैं ना, पके पके पेड़ पे पका पपीता, इस पे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है अब। ठीक है, तो ऐसे जो टंग ट्विस्टर्स होते हैं वो भी इसी लैंग्वेज कनेक्टिविटी में डाले जा सकते हैं। टंग ट्विस्टर जो ज़बान, एक ही वर्ड बहुत सारा, चांदी के चमचे में चाची ने चांदनी रात में चटनी चटाई, तो उसमें इतनी बार आया। तो लैंग्वेज का कॉग्निटिव के साथ जो रिलेशनशिप है वो बेहतरीन डेवलप हो जाता है अगर आप इसमें, क्या बोलते हैं इसको आप, टंग ट्विस्टर्स। ठीक है, तो ये था जनाब हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिलेबस। करें अगर हम सब ये इस तरह से, जो बच्चा नर्सरी में आया, उसके बाद नर्सरी, KG1, KG2, उसको 16 पीरियड एक सेमेस्टर में मिल रहे हैं, 16 पीरियड दूसरे सेमेस्टर, 32 टॉपिक पर उसका एक साल गुजरता है। अगले साल 32 टॉपिक, अगले साल 32 टॉपिक। वो 10वीं जमात तक आते आते उसकी मेमोरी भी बहुत इम्प्रूव होगी, उसमें लॉजिकल एनालिसिस करना भी बहुत उसको आसान होगा, सिंथेसिस करना भी उसके लिए आसान होगा, वो रीज़निंग का माहिर हो चुका होगा। ठीक है, उसको बेशुमार टंग ट्विस्टर्स होंगे उसके पास, बेशुमार पहेलियाँ होंगी उसके पास। ठीक है, बेशुमार अल्फाज होंगे उसके पास अंडरस्टैंड करने के लिए। इसी तरीके से फोकस उसका बहुत स्ट्रांग हो चुका होगा। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड उसका डेवलप हो चुका होगा। हमने ये नहीं किया स्कूलों में, हमने ये नहीं किया। नतीजा क्या निकला? नतीजा निकला ये कि मिसाल के ऊपर अब हम बतौर वालिदैन अपने घर में जब बच्चों के साथ बैठते हैं तो हमारे पास बात करने के लिए मौजू नहीं होता। हालांकि पहले ज़माने में जो वालिदैन होते थे उनके पास बात करने के लिए बहुत मौजू होते थे। कुछ नहीं चलता तो पहेलियाँ चलती थी। समझ में आ रही बात? कुछ नहीं हो गया तो उन्होंने जनाब कोई ऐसा मसला उठा के रख दिया बच्चों के सामने, ये मसला, इसको हल करो। सही है, हमें याद अच्छी तरीके से, हम जब अपने बड़ों के साथ बैठते थे, हमारे बड़े तो हर दफ़ा बच्चों के साथ बैठ के कोई ना कोई बात छोड़ के जाते थे जिसमें सारे बच्चे सोचते रहते, अरे हाँ ये बात तो कैसे हुआ हो। हमें याद है, हम अपने चचा के घर गए, हमारे चचा ने बोला क्या पढ़ रहे हो तुम लोग? बोला ये वाला पढ़ रहे हैं। बोला सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा लगता है? तो हमारे भाई ने बोला मैथ सबसे अच्छा लगता है मुझे। बोला अच्छा मैथ अच्छा लगता है, चलो
सवाल हल करो। बोला एक ट्रेन कराची से लाहौर जाती है, कराची से लाहौर जाती है, सही है। वो पहुंचती है 90 मिनट में, और जब वो लाहौर से वापस कराची आती है, हवा भी इधर से पड़ रही है, हवा रोक भी रही है उसको, हवा की रेजिस्टेंस भी बहुत है। कराची से लाहौर जा रही है तो 90 मिनट में पहुंच रही है, लेकिन जब लाहौर से कराची आती है हवा भी रोक रही है, मतलब या हवा पीछे से उसको धक्का दे रही है, तेज चल रही है, और वो पहुंचती है 1.5 घंटे में। ऐसा क्यों हो रहा? अब हम सोच रहे हैं यार वाकई पीछे से धक्का पड़ रहा है तो जल्दी पहुंचनी चाहिए, लेकिन पहुंच रही है कितने टाइम में? 1.5 घंटे में। और जब इधर से आ रही है तो 90 मिनट में पहुंचा रही है, हालांकि हवा भी रोक रही है उसको। ये क्या चक्कर है? सोच रहे हैं भाई, नहीं मिला जवाब। नहीं सोचो, जवाब है इसका, आप सोचो। तो शायद भाई ने सोच लिया, बोला 90 मिनट और 1.5 घंटा एक ही तो होता है। 1.5 घंटा बोलने के लिए 1.5 घंटा लग रहा है, लेकिन 90 मिनट बोला है और 1.5 घंटा बोला है, इसका मतलब क्या है? सेम है, एक ही बात है। तो बड़े उस ज़माने में जो है वो कुछ ना कुछ ऐसी बात जिस पे बच्चे गौर करें, जिस पे बच्चे सोचें, जिस पे बच्चे ज़हनी तौर पर मसरूफ़ हों, इंगेज हों, वो करते थे अपने बच्चों के साथ। अब हमारे यहाँ हम जो बड़े हुए हैं, हमारे पास तो मवाद ही नहीं है कुछ। हमारे पास तो बच्चों को इंगेज करने के लिए, बच्चों से बात करने के लिए हमारे पास कोई चीज़ ही नहीं है। आप बच्चों के साथ मिलते हो, उनको इंगेज करने के लिए मोबाइल दे देते हो, चलो मोबाइल, वो इंगेज मोबाइल में हो जाते हैं। अब वो आपसे क्या डिमांड करते हैं? वो आपसे डिमांड करते हैं मोबाइल दे दें अपना, और आप भी उनसे जान छुड़ाने के लिए क्या करते हैं? मोबाइल दे देते हैं। तो ये एक पूरा ना प्रोसेस ख़राब हो गया, पूरा सिस्टम डैमेज हो गया, ठीक है। बड़ों के साथ जो इंटरेक्शन का जो मेथड था वो ख़त्म हो गया। हम अगर ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पूरा कोर्स डेवलप करते हैं, इसमें तकरीबन 50-60 के करीब मसाइल, जिसका ताल्लुक जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग से हो, जिसका ताल्लुक जो है वो मेमोरी से हो, जिसका ताल्लुक पैटर्न डिज़ाइनिंग से हो, जिसका ताल्लुक जो है वो लैंग्वेज से हो, जिसका ताल्लुक टंग ट्विस्टर से हो, अगर आपने 50-60-100 डेवलप कर लिए एक बार, तो आप देखिएगा कि ये जो बच्चा जब जाएगा ना, ये बच्चा जब बड़ा होगा तो इसके पास मटेरियल होगा, इसके पास मवाद होगा, ये फिर से रिवाइव हो जाएगा दोबारा से, समाज आपका रिवाइव होगा। बच्चों के साथ बैठने के लिए टाइम कंजप्शन जो है उसके लिए मटेरियल हम सबके पास मौजूद होगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर वही है कि बच्चे दूसरे समाज को, बाहर से जो चीज़ें आ रही हैं उनको वो एडॉप्ट करेंगे, आपके साथ उनका लिंक ख़त्म होता चला जाएगा। चलें।